अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। नाम सुना सुना सा लग रहा है ना। ये नाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक, भारत के 11वें राष्ट्रपति और एक ऐसे इंसान का है जिन्होंने इस देश को शिक्षा का महत्व समझाया और समझाते समझाते ही चल बसे। ही इज नन अदर देन द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हमारे भारतीय रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके जो पिता थे, उनके वालिद जैनुल आबदीन एक नाविक थे और उनकी अम्मी अशियम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए कलाम साहब ने अपनी छोटी उम्र से ही काम को अपना लिया था। अपने पिता को आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए कलाम बचपन से ही अपने स्कूल के बाद समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर्स को बेचने जाया करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, लेकिन नई चीजें सीखने और नई चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो हमेशा तत्पर, तैयार और एक पैर पर राजी रहते थे। वो कहते हैं ना, किसी इंसान के अंदर कुछ सीखने की भूख हो तो कुछ भी हो जाए, वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। और इसी की सबसे बड़ी मिसाल है हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया, वो घंटों पढ़ाई पर लगे रहते थे और उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बहुत मन लगाकर की। रामनाथपुरम स्कूल से उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने दाखिला लिया सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में, जहां उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में ग्रेजुएट डिग्री हासिल। उसके बाद उनका सफर उन्हें ले गया 1955 में मद्रास, आज का चेन्नई, जहां पर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद 1960 में कलाम साहब ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम साहब का करियर शुरू हुआ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में, जो कि है कहलाता DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट के तौर पर। उन्होंने अपने करियर का श्री गणेश इंडियन आर्मी के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। लेकिन एक चीज होती है जिसे कहते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मेंटल पीस, तो शायद कलाम साहब को DRDO में काम करते हुए वो हासिल नहीं हो पा रहा था, या कह लीजिए कि उन्हें अपने काम से वहां संतुष्टि नहीं मिल रही थी। और ऊपर से कलाम साहब एक्चुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्मित इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के मेंबर भी थे। तो उन्हें इस दौरान द वेरी फेमस अंतरिक्ष वैज्ञानिक द साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के साथ काम करने का मौका मिला। एंड लेटर ऑन इन 1969 में उनका ट्रांसफर हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि कहलाता है और आज जो पूरी दुनिया जानती है इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ भी वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक के तौर पर अपॉइंट किए गए थे। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो के साथ मिलकर काम करना, इसरो में शामिल होना कलाम साहब के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि यहाँ से उनके जीवन को एक नई दिशा से मिल गई। और जिस वक्त उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर अपना काम शुरू किया, तब उन्हें मानो ऐसा लगा कि वो वही काम कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। साथ ही साथ 1963 और 64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना, जिनके देखरेख में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, इन्होंने कलाम को 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक के दौरान अपने कामों और सफलताओं से कलाम साहब भारत में प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी इमेज, उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि अर्जेंटली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के मंजूरी के बगैर उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी थी। भारत सरकार ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम के देखरेख में किया। वो इस प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी बेहतरीन मिसाइलें दी है।